हमारे बीच सीनियर एडवोकेट मिस्टर तनवीर अहमद सिद्दीकी मौजूद हैं। सेक्शन 309 आईपीसी पर हम लोगों को आप कुछ एक्सप्लेन करें। थैंक यू फराज। सेक्शन 309 आईपीसी आत्महत्या के प्रयास के लिए इसमें दंड का प्राविधान है। अकॉर्डिंग टू 309 आईपीसी, attempt to commit suicide, whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। 309 आईपीसी में इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे इस कृत्य के लिए, इस एक्ट के लिए 1 साल तक की साधारण सजा हो सकती है या जुर्माने हो सकता है, और या दोनों, सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। 309 आईपीसी कॉग्निजेबल है, बेलेबल है एंड ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है। यह अभी भी 309 आईपीसी ये प्रभावी है। ऑल्दो सेक्शन 309 इज स्टिल इन इफेक्ट, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 enacted in July 2018 has restricted its application। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने 309 आईपीसी के प्रभाव को सीमित कर दिया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 309 आईपीसी, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड shall be presumed unless proved otherwise to have severe stress and shall not be tried and punished under the said code। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो जब तक अदरवाइज साबित न हो जाए, यह प्रिज्यूम्ड किया जाएगा, इस बात की उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति एक दबाव में, सीवियर स्ट्रेस के दौर में था और उसको इसलिए आत्महत्या के प्रयास के लिए सजा नहीं दी जा सकती। यह सेक्शन हालांकि अभी भी आईपीसी में इफेक्टिव है, मगर मेंटल हेल्थ केयर ने इसके धार को कम कर दिया है, इसके प्रभाव को लिमिटेड कर दिया है। सेक्शन 115 सब क्लॉज 2 सेज दैट the appropriate government shall have a duty to provide care, treatment and rehabilitation to a person having severe stress and who attempt to commit suicide to reduce the risk of recurrence of attempt to commit suicide। सेक्शन 115 मेंटल हेल्थ केयर में इस बात का प्रावधान है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यदि कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति की वो देखभाल करेगा, उसका इलाज की व्यवस्था करेगी वह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और उसके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की जाएगी। हम देखते हैं कि आत्महत्या के प्रयास में असफल वो व्यक्ति कितनी मानसिक पीड़ा से गुजरता है। क्या ऐसे किसी व्यक्ति जिसने आत्महत्या का प्रयास किया हो, असफल हुआ हो,
जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, प्रशासन है, क्या उसकी केयर कर रहे हैं? क्या उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? क्या उसका रिहैबिलिटेशन हो रहा है? और अगर केयर, ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है, इसको जानने की जरूरत है। क्यों कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया है वो किसी न किसी मानसिक परेशानी के वजह से, मानसिक विकार के कारण, या आर्थिक तंगी या बेरोजगारी या किसी परेशानी की वजह से उसने किया है। तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति की देखभाल करे, उसका इलाज करे, उसका रिहैबिलिटेशन करे। अटेम्प्ट टू सुसाइड यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इम्पेरर वर्सेस धीरजिया में यह कहा गया कि यदि कोई औरत या स्त्री अपने पति की मार से बचने के लिए कुएं में कूद जाती है और फिर वह कुएं से बाहर निकलती है तो उस पर आत्महत्या का केस नहीं चलाया जा सकता। क्यों कि यह नहीं कहा जा सकता कि वो कुएं में आत्महत्या करने के लिए कूदी थी, बल्कि वह अपने पति की मार से बचने के लिए उस कुएं में कूदी थी। सुसाइड, अगर कोई विक्टिम जिसने आत्महत्या का प्रयास किया और अगर हमने दंड का प्राविधान किया और इसको क्रिमिनलाइजेशन इसका बरकरार रखा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको तत्काल अस्पताल में इलाज की जरूरत है, मगर वहां पे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पहले आप मेडिको लीगल केस एफआईआर करके आइए, तब उसके बाद इलाज होगा। इस बात की भी समस्या लोगों के सामने आती है। हालांकि यह कहा गया है कि अगर कोई भी विक्टिम या कोई भी पीड़ित या चोटिल हॉस्पिटल इलाज के लिए जाता है तो ये सबसे पहले उसका इलाज होना चाहिए, रिपोर्टिंग बाद में होती रहेगी। कभी कभी कोई व्यक्ति गवर्नमेंट शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, अनफेयरली प्रेशर बनाने के लिए आत्महत्या की धमकी देता है कि वो आत्महत्या कर लेगा अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई। तो ऐसे कृत्य के खिलाफ 309 आईपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास, इस पर 2 लैंडमार्क जजमेंट आए। 1994 3 SCC पेज 394, पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस रूलिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिस प्रोविजन ऑफ 309 IPC इज वॉइड बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। चूंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए यह 309 IPC शून्य है। मगर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को ओवर रूल करते हुए श्रीमती GN कौर एंड अदर्स में यह कहा कि दिस प्रोविजन पेनलाइजिंग अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। 1994 SCC पेज 394, यह जो रूलिंग है, यह दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रूलिंग और बहुत ही
खूबसूरत तरीके से यह जजमेंट लिखा गया है। जस्टिस आर.एम. सहाय एंड जस्टिस बी.एल. हंसरिया ने यह जजमेंट डिलीवर किया। हम इस जजमेंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि इस जजमेंट में अनेक मुद्दों पर डिस्कस किया गया है कि एक व्यक्ति जिसने खुद इतनी मुसीबत झेली हो और अगर वो आत्महत्या का प्रयास करता है और वह असफल होता है, तो एक तो उसने इतनी मुसीबतें, परेशानी, तंगी, दबाव झेला है समाज का, और उसके बाद अगर वह आत्महत्या में असफल रहता है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर हो, उस पर मुकदमा चले, यह सही नहीं है। सुसाइड बेसिकली इज अ कॉल फॉर हेल्प। निर्णय में आगे कहा गया कि सुसाइड ये बेसिकली एक कॉल फॉर हेल्प है, यह मदद के लिए एक कॉल है, एक पुकार है। अ लॉ विच इज क्रूएल वायलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कानून जो कठोर हैं, निर्दयी हैं, वह आर्टिकल 21 संविधान का उल्लंघन करते हैं। निर्णय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई कि वेरी ऑफन crimes are creations of government's policies and the government in power forbids a man to bring about results which are against its policies। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे कि समाज में अपराध बढ़ जाता है या लोग अपराध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और सरकार ये चाहती है कि उसने जो कानून बना दिया, जो पॉलिसी बना दिया, लोग उसके पॉलिसी के खिलाफ काम न करें, उसके पॉलिसी के अगेंस्ट न जाएं, और जब जनता गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है तो बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। तो ये जो बहुत से अपराध घटित होते हैं, ये सरकार के गलत बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस और कानून के वजह से बहुत से अपराध समाज के अंदर होते हैं। इट इज डाउटफुल whether imposition of even death sentence has been able to reduce the murder and reduce the number of murders। निर्णय में यह भी कहा गया कि हमने कानून बना दिया फांसी का, मगर क्या फांसी का कानून बना देने से क्या हत्याएं रुक गईं? हम देखते हैं कि समाज के अंदर कितने बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं। रोज अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में हम लोगों को देखने सुनने को मिलता है। तो फांसी की सजा का प्रावधान करने के बाद भी हत्याएं और अपराध नहीं रुक रहे हैं। पर्सन्स who attempt to commit suicide do not deserve prosecution। Suicide is a psychiatric problem and not a manifestation of criminal instinct। Suicide यह एक नफ्सियाती मामला है, यह एक मनोचिकित्सीय प्रॉब्लम है, समस्या है, यह एक मनोविकृति और मनोविकार है। इसलिए जो भी सुसाइड का प्रयास करता है उसको सजा देना, उसके ऊपर मुकदमा करना, उसका ट्रायल चलाना, यह मानवीय नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस रूलिंग्स में विभिन्न हाई कोर्ट्स के जजमेंट को डिस्कस किया, जिसमें
और 1985 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 931, ये डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि इंस्टेड ऑफ द सोसाइटी हैंगिंग इट्स हेड इन शेम दैट देयर शुड बी सच सोशल रिस्ट्रेंट्स दैट young man, the hope of tomorrow, should be driven to suicide, compounds its inadequacy by treating the boy as a criminal. Instead of sending the young boy to psychiatric clinic, it gleefully sends him to mingle with criminals. 309 IPC, which has no justification to continue to remain ऑन द स्टैच्यूट बुक। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सोसाइटी को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए, मगर इसके विपरीत लोग इस बात को नहीं समझते कि एक नौजवान लड़का जो होप ऑफ टुमारो है, जो कल की आशा है, वह सुसाइड कर रहा है। वह सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? उस व्यक्ति को, उस लड़के को जिसने सुसाइड करने का प्रयास किया, साइकेट्रिक क्लिनिक में भेजने के बजाय उसके ऊपर अगर मुकदमा किया जाता है, उसको अपराधियों के साथ जेल में रखा जाता है, यह निहायत ही अमानवीय है और यह आर्टिकल 21 के भी विपरीत है और इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए इस 309 आईपीसी को स्टैच्यूट बुक में, आईपीसी में कंटिन्यू रखने का कोई तर्क नहीं है। 1987 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 743, मारुति श्रीपति डुबल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस रूलिंग में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो भी प्रोसिक्यूशन 309 आईपीसी में हो रहा था, द बॉम्बे हाई कोर्ट क्वेश्ड प्रोसिक्यूशन लॉन्च्ड अगेंस्ट द पिटिशनर और यह कहा कि यह वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। 1988 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 549, डिवीजन बेंच ऑफ आंध्र प्रदेश। The bench held that the section was valid as it did not offend any of these articles. मगर आंध्र प्रदेश की डिवीजन बेंच ने इसके विपरीत जजमेंट दिया। आंध्र प्रदेश की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय दिया कि यह आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करती है। सेक्शन 309 आईपीसी वैलिड है और इसे आईपीसी से नहीं हटाया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट, then Chief Justice Sachar, was to quash all the 119 proceedings pending in the trial courts. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 119 जो आत्महत्या के प्रयास के मुकदमे चल रहे थे, ट्रायल चल रहे थे, सारे प्रोसिक्यूशन को क्वैश कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि 309 आईपीसी में दिल्ली हाई कोर्ट के क्या जजमेंट्स है, बॉम्बे हाई कोर्ट्स के क्या जजमेंट थे, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके विपरीत अपने निर्णय दिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 309 आईपीसी को इफेस्ड करने की बात की गई और यह कहा गया
कि ये आर्टिकल 21 को वायलेट करती है। कोई भी व्यक्ति अपना जीवन क्यों समाप्त करना चाहता है? आखिर ये जीवन क्या है और जीवन कैसे जिया जाए? जीवन जीने का पैरामीटर क्या है? ये एक गंभीर प्रश्न है। एंड द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय फील्ड जे इन मन वर्सेस इलोनियस, in which it was held that the term life means something more than mere animal existence. This view was accepted by a constitution bench of this court in Sunil Batra. इस जजमेंट में यह बात कहा गया, it was held कि life means something more than mere एनिमल एग्जिस्टेंस। एक जानवर जैसे जीता है, एक जानवर की जो जिंदगी है उससे मोर, मच मोर है इंसान की जिंदगी। इसलिए तो जीने का जो अधिकार है, तो जीने के अधिकार में लाइवलीहुड का अधिकार है, हेल्थ का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वच्छ हवा का अधिकार है, पानी पीने की व्यवस्था हो, यह अधिकार है। और इन सारे अधिकार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों अपने जजमेंट्स में एक्सप्रेस किया है, बताया है। और सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे प्रकाश डाला है कि जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जिए जाएं जैसे भी हो, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के जीने और उनके जीवन के स्तर को सुधारे, उनके जीवन को सुरक्षित करे, सिक्योरिटी दे। जॉन लॉक ने यह कहा कि लॉज मस्ट बी मेड फॉर द गुड ऑफ द पीपुल, कि कानून जो ये सरकार बनाती है तो कानून लोगों की भलाई के लिए बनना चाहिए, न कि कानून लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, डराने के लिए, जेल भेजने के लिए, अपनी तानाशाही को स्थापित करने के लिए कानून नहीं बनाने चाहिए। अपनी तानाशाही को स्थापित करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। The bench observed, we now come to the question relating to the treatment to be given to the persons who attempt to commit suicide. Do they deserve prosecution? Do they deserve prosecution because they had failed? The answer has to be a bold no. बेंच ने यह ऑब्जर्व किया कि क्या एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या का प्रयास किया है, क्या उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए? द बेंच ऑब्जर्व कि बोल्डली इस बात को कहा जा सकता है कि नो, कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसका विचारण नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका केयर होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। लेट अस कम, who commits suicide because she had been raped, would it not be adding insult to injury? The bench further observed, and insult manifold to require such a woman in care of her survival to face the ignominy of undergoing an open trial during the course of which the sexual violence committed on her, which earlier might have been known only to a few, would become widely known
making the life of the victim still more intolerable? Is it not cruel to prosecute such a person? बेंच ने ऑब्जर्व किया और आगे कहा कि अगर कोई एक स्त्री के साथ बलात्कार कर दिया जाता है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करती है और अगर असफल रहती है, तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, रिपोर्ट दर्ज किया जाए, ट्रायल उसका किया जाए कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया, कुछ लोगों ने जाना और जब उसका ट्रायल चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी बेइज्जती होगी। क्या यह एक निर्दयता पूर्ण आचरण नहीं होगा? ऐसे विक्टिम, ऐसे पीड़ित को प्रोसिक्यूट करना। द बेंच ऑब्जर्व, वी देयरफॉर हेल्ड that section 309 IPC violates article 21 and so it is void and unconstitutional. Indian Penal Code Amendment Bill यह राज्यसभा में लाई गई कुछ चेंजेस के साथ, मगर यह बिल लोकसभा से पारित नहीं हो पाई क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई 1979 में। मगर इसके बाद भारत सरकार ने रिट पिटीशन नंबर 409 ऑफ 1986 में एफिडेविट पर यह कहा कि इस तरह का प्रपोजल है कि हम री इंट्रोड्यूस बिल करेंगे 309 आईपीसी के संबंध में। बेंच ऑब्जर्व, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन के 309 आईपीसी यह आर्टिकल 21 का वायोलेशन करती है, इसलिए यह शून्य है और असंवैधानिक है। मगर 1996 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 1257 श्रीमती GN कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जिसमें जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस GN रे, जस्टिस NP सिंह, जस्टिस फैजुद्दीन एंड GT नावनीति की बेंच ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 1994 के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और उसमें यह कहा कि सेक्शन 309 आईपीसी इज नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। यह कहा कि सेक्शन 309 यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। द कंक्लूजन ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन चेन्ना जगदेश्वर वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को केस को ये कहा कि वह निर्णय सही था और दैट सेक्शन 309 आईपीसी इज नॉट वायोलेटिव ऑफ इधर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस जजमेंट को आंध्र प्रदेश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अप्रूव्ड कर दिया। इस तरह 309 आईपीसी को अगर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के साथ देखा जाए तो यह बात सही है कि 309 आईपीसी इज स्टिल इफेक्टिव। ये आईपीसी में है और इसमें सज़ा का या फाइन या दोनों का प्रावधान है, मगर इसके बावजूद भी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को दृष्टिकोण में अगर रखा जाए तो अब 309 आईपीसी का प्रभाव बहुत ही सीमित है और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो एक तरह का एक्सेप्शन है। इस पे लगातार आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। सोसाइटी में, समाज में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, लीगल रिसर्चर्स हैं, वो अपने अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं और इस बात की संभावनाएं हैं कि
309 आईपीसी को वॉइड कर दिया जाए, इफेज्ड कर दिया जाए इंडियन पेनल कोड से। क्यों? कि यह धारा ह्यूमन वैल्यूज के खिलाफ है, मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है। ये क्रूएल है और संवेदनहीन है। थैंक यू वेरी मच।